नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि मॉस्को की जानिब से रेजिस्टेंस की भरपूर सपोर्ट की जा रही है। आर्म्ड जो सपोर्ट है वो इस वक्त मॉस्को की जानिब से रेजिस्टेंस की जा रही है, और ये इस रीजन के हवाले से और इस बैटल के हवाले से सबसे बड़ी चीज है कि एक ग्लोबल पावर जो है वो खड़ी हो गई है, और साथ चाइना के हवाले से भी ये खबर है। तो ओवरऑल दो ग्लोबल पावर जो है वो रेजिस्टेंस के साथ खड़ी हो गई हैं, और जो है वो इनडायरेक्टली इसराइल के खिलाफ आकर जो है वो खड़ी हो गई है, क्योंकि इस लड़ाई का बरह रास्त जो डैमेज है वो तो इसराइल को हो रहा है। तो इसराइल इस वक्त तैयारी कर रहा है रशिया पर अटैक करने की, रीजन में या अफ्रीका में जहां पर रशिया मौजूद है उनके इंटरेस्ट को निशाना बनाने की इसराइल तैयारी कर रहा है। तो यह पहली बार हो रहा है कि इसराइल और रशिया आमने सामने आ गए हैं। यह बहुत बड़ी डिफाइनिंग चीज है। अब इसको देखिए, यह कितनी बड़ी बात है कि इनकी एक बड़ी तादाद जो है वो रशिया के अंदर रहती है, और उनके पास जो लैंड है रशिया में वो जितना इजराइल इनके पास है ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन, उससे भी ज्यादा लैंड है रशिया के अंदर इनके पास। ठीक है, तो उसके बावजूद, और पुतिन जो है वो दौरा भी कर चुके हैं इसराइल का और सारे ताल्लुकात इसराइल के साथ। लेकिन अब देखिए दुनिया तब्दील हो रही है, और इसराइल ने कभी सोचा नहीं था कि रशिया इस तरह से इसराइल के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। इसके साथ यमन की जानिब से एक बार फिर अटैक कर दिया गया, इसराइल को एक बार फिर जो है निशाना बनाया गया है, और F-35 की जो बेस है उसको हिट किया गया है। गजा के अंदर इसराइल की मजीद कैजुअलिटीज जो है वो सामने आ रही हैं, और एक फिरस बैटल जो है उस वक्त जारी है। गजा में तीन चीजें हम कह सकते हैं कि इस वक्त पैरेलल हो रही हैं, तीन चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तो बहुत ही फिरस और वायलेंट लेवल की जो लड़ाई है वो जारी है, नॉर्थ में भी, सेंटर में भी, साउथ के अंदर भी, यहां पर एक फिरस लेवल की बैटल जारी है। दूसरी तरफ इसराइल साथ साथ एक्सपैंड करने की भी तैयारी कर रहा है। तीसरी तरफ टॉक साथ साथ चल रही हैं। हमास का डेलीगेशन जो कायरो पहुंचा था, इस वक्त वो कायरो लीव कर चुका है, और जो प्रपोजल उन्होंने देना था, जिन चीजों के ऊपर उन्होंने एग्री करना था वो एग्री कर लिया। तो टॉक्स भी साथ साथ चल रही हैं। तो इन तीनों में से कोई एक चीज हो सकती है, यानी टॉक्स भी कामयाब हो सकती हैं, सीजफायर की तरफ भी मामला जा सकता है, एक्सपेंशन भी हो सकती है, या यह भी मुमकिन है कि अगला 1 महीना 4 हफ्ते इसी तरह से लड़ाई इस वायलेंट तरीन लेवल के ऊपर चलती रहे, मजीद एक्सपैंड ना हो लेकिन इसी लेवल के ऊपर चलती रहे। तो ये तीनों चीजें मुतवक्के हैं, तीनों के ऊपर हम बात करेंगे, और रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखेंगे कि अगर इसराइल एक्सपैंड करता है या इसी लड़ाई को भी आगे जारी रखता है तो क्या तबाही इसराइल के लिए मजीद आने वाली है। और इसी के साथ ट्रंप का एक बड़ा गैर मामूली बयान जारी हुआ है। ट्रंप ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जब से उसने ओथ संभाला है, गजा के अंदर एड भेजने की उसने बात की। उसने कहा गजा के अंदर जब वो एड जानी चाहिए। अब ट्रंप चाहे तो गजा के अंदर एड जा सकती है, ट्रंप चाहे तो ये जंग बंद हो सकती है। ट्रंप की ग्रीन लाइट ही से ये सारे अग्रेशन जब यहां पर हो रहा है, और ट्रंप ने आपसे पहले एड के हवाले से भी कभी कोई बयान जारी नहीं किया, तो फिर आज बयान जारी करने का मकसद क्या है, तो इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, और इसराइल में भी इस वक्त देखा जा रहा है कि उनका टाइम खत्म हो रहा है। बेसिकली ये जो बयान सामने आया है ये सिग्नल है कि इसराइल का टाइम खत्म हो रहा है। ट्रंप के ऊपर प्रेशर जब वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको भी हम तफसीली बात करेंगे कि एक पुश आ सकता है सीज फायर के हवाले से। टाइम इनके लिए थोड़ा होता चला जा रहा है। यमन के हवाले से अगर हम बात करें तो यमन ने एक बार फिर इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। पिछले 24 घंटों में यह दूसरा अटैक है जो इसराइल के ऊपर किया गया है, और यमन के ऊपर मुसलसल अग्रेशन हो रहा है, जिसके जवाब में यमन ये अटैक्स कर रहा है। अब देखिए क्या हुआ कि अमेरिका ने अटैक किया यमन के ऊपर, बहुत बड़े अग्रेशन हुआ और उसमें कैजुअलिटीज हुई, जिसके जवाब में यमन ने हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाया, तल अवीव को निशाना बनाया, बाकी एरियाज को निशाना बनाया। उसके बाद कुछ ही घंटे पहले अमेरिका ने फिर अग्रेशन किया है यमन के ऊपर, और कैजुअलिटीज उसके अंदर हुई हैं, और बड़ी खौफनाक लेवल की बमबारी हुई है बिल्डिंग्स के ऊपर, और गाड़ियां तबाह हो गई और बिल्डिंग्स। और आपको पता है जब बम गिरते हैं तो हर तरफ मट्टी उड़ रही होती है और लोग मलबे तले दबे होते हैं, बड़ा खौफनाक मनाजर होते हैं। तो ये फिर बमबारी वहां पर हुई है। सेवरल इंजरीज अमंग सिविलियंस इन न्यू यूएस एग्रेशन अक्रॉस यमन। तो यमन के एक बड़े हिस्से के ऊपर बमबारी हुई है, और इसके साथ एक और ऐसी चीज हुई है जो उससे पहले नहीं हुई, और वो ये है कि अमेरिका की जानिब से इजरायली जहाज जो गैलेक्सी यमन की जानिब से सबसे पहले उसको कंट्रोल किया गया था, अपने कब्जे के अंदर लिया गया था, गैलेक्सी जहाज जो कई महीनों से वहां बंदरगाह के ऊपर खड़ा हुआ है और किसी की जरूरत नहीं हुई उसको छुड़वाने की, उस जहाज के ऊपर 3 एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। वो जहाज अब इसराइल और अमेरिका की जिल्लत की अलामत वहां पर बना हुआ था, बल्कि यमनी जो है उन्होंने बाकायदा उसको पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ था। वो आते थे जनाब, तस्वीर बनती थी, टिकटॉक्स बनती, लोग बाकायदा उसको देखने के लिए, मतलब वो एक पिकनिक पॉइंट बन गया था, और ये इनकी हजीमत की अलामत था। उस अपने ही जहाज के ऊपर 3 एयर स्ट्राइक जो है वो अमेरिका की जानिब से की गई हैं। तो इसके जवाब में अब यमन ने फिर अटैक कर दिया है,
और इजराइल के एरियाज को निशाना बनाया है। सायरन साउंड इन ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन अल नकब डेजर्ट फॉर सेकंड डे। सायरन्स वर एक्टिवेटेड इन इजरायली सेटलमेंट्स लोकेटेड नियर द पैलेस्टीनियन जॉर्डेनियन बॉर्डर। ये फलस्तीन और जॉर्डन का जो बॉर्डर है उसके साथ जो सेटलमेंट्स है वहां पर ये सायरन्स बजे और अटैक हुआ है। यमन आर्म्ड फोर्सेस टारगेटेड नेवतम एयर बेस इन अल नकब सदर्न पैलेस्टाइन यूजिंग हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये एक देखिए हजीमत है। हर हमले के जवाब में यमनी हमला और हर एग्रेशन करके अमेरिका ये बयान जारी करता है कि हम नेविगेशन कंट्रोल जो है वो हासिल करेंगे और फ्री या नेविगेशन ये सारे बातें वो करते हैं। लेकिन जिल्लत है इनके लिए कि 18 महीने गुजरने के बावजूद ये रेड सी पर अपना कंट्रोल हासिल नहीं कर सके, बावजूद इसके कि वहां पर एक मुकम्मल मुहासरा इनकी जानिब से किया हुआ है कि जो सप्लाई आ रही है यमन की वो काटी जा सके, लेकिन ये पूरी तरह से नाकाम है। तो ये जिल्लत है और ये शिकस्त है, जितनी देर इसको मजीद आगे ये बढ़ाते हैं। अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस जो है इस वक्त यमन दिखा रहा है। इसके साथ जो रिपोर्ट सामने आई है बड़ी हैरान कुन। हमने हमेशा ये बात आपके सामने रखी कि रेजिस्टेंस कोई मामूली लड़ाई नहीं लड़ रही और इसमें मॉस्को की मुकम्मल सपोर्ट है, इसके अंदर बीजिंग की सपोर्ट है और यही गेम चेंजर है। देखें आपके साथ दो ग्लोबल पावर्स खड़ी हो गई हैं, तो यही गेम चेंजर साबित होगा। और वो हमने देखा कि आज तक इजराइल पर 2000 किलोमीटर दूर से इतनी एक्यूरेसी के साथ मिसाइल फायर नहीं हुए। इन द हिस्ट्री मिडल ईस्ट में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को आज तक कोई निशाना नहीं बना सका, लेकिन यमन बना रहा है। तो इसमें और देखिए पहली जो शिकस्त फाश हुई है इजराइल को वो इसी जंग के अंदर हुई है। इससे पहले इजराइल को कोई शिकस्त फाश नहीं हुई। अमेरिका की पकड़ अगर मिडिल ईस्ट के अंदर कमजोर हो चुकी है तो वो इसी जंग की वजह से हुई है। तो चाइना और रशिया का साथ खड़े होना यही डिफाइनिंग चीज है। अच्छा, जाहिर बात है उनके अपने मफादात हैं और ये जिस दुनिया के अंदर आप रहते हैं उसमें इत्तेहाद जो होता है वो मफादात ही की बुनियाद के ऊपर होता है। तो उनके अपने मफादात हैं, वो वेस्ट को कन्फ्रंट करना चाहते हैं। तो इत्तेहाद मफाद के बगैर बन नहीं सकता। आप कहें कि अच्छा रशिया का कोई मफाद ना हो, चाइना का कोई मफाद ना हो और वो आपके साथ आकर खड़ा हो जाए, ऐसा होता नहीं है। वो फिर बयान जारी कर सकता है कि ठीक है ये यहां पर एग्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आकर बजोरे बाजू आपके साथ खड़े होना तो मफाद उनका होगा डेफिनेटली इसमें। लेकिन सारी दुनिया ही तो मफाद के साथ खड़ी है ना भाई। सारी दुनिया अगर जुड़ती है, ममालिक आपस में सपोर्ट करते हैं तो मफाद की बुनियाद पर करते हैं। मफाद होना कोई बुरी चीज नहीं है, आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो वेस्ट से लड़ना ये रशिया और चाइना का मफाद है। चाइना जो है वो इस वक्त अमेरिका को कन्फ्रंट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस जो है वो इसने इजराइल से लड़ना है। तो इस तरह के म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर ये एक अलायंस बन गया है जिसमें मॉस्को और बीजिंग की पावर जो है वो डायरेक्टली इजराइल के खिलाफ अब इस्तेमाल हो रही है। उनका असला, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी सप्लाई लाइंस और उनकी सारी सपोर्ट, और आगे से रेजिस्टेंस लड़ रही है इजराइल से। तो इजराइल उसके अंदर डैमेज हो रहा है, डिफीट हो रहा है। तो आज इजराइल का जो नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है उसने बकायदा ये रिपोर्ट छाप दी है। यानी हम तो आपके सामने मीडिया रिपोर्ट्स और इधर उधर बाकी जराए से खबरें रखते थे ना, लेकिन आज इजराइल से पहली बार ये बात सामने आई है कि मॉस्को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। इजराइल का नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, उसकी रिपोर्ट जरा देखिए। और साथ इजराइल ये धमकियां लगा रहा है कि हमें तैयार रहना चाहिए अब रशिया पर हमला करने के लिए। एंटिटीज सपोर्टेड बाय मॉस्को आर ऑपरेटिंग इन मिडिल ईस्ट एंड पार्टिसिपेटिंग इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स विद इजराइल। मुसल्लह जिद्दोजहद जो वो इजराइल के साथ की जा रही है और इसमें वेपन्स, इसमें बाकी टेक्नोलॉजी, बाकी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है? मॉस्को प्रोवाइड कर रहा है। मॉस्को हैज स्ट्रेंथन्ड इट्स पार्टनरशिप विद द डिस्टेबलाइजिंग एंटिटीज। अब वो रेजिस्टेंस को डिस्टेबलाइजिंग एंटिटी कह रहे हैं, जैसे वो ईरान को कहते हैं कि ये ईरान सबसे बड़ी डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है रीजन में, और इजराइल अपने बारे में क्लेम करता है कि हम तो अमन लाने वाले हैं। तो मॉस्को और जो रेजिस्टेंस है उसकी जो पार्टनरशिप है उसमें वो स्ट्रेंथन हुई है, स्टीमिंग फ्रॉम इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद द वेस्ट। और मॉस्को का यहां पर मुफाद क्या है? मॉस्को यहां पर क्यों मुतारिक हुआ है? क्योंकि वेस्ट से जो उसकी लड़ाई शुरू हुई यूक्रेन से, वो फैलते फैलते अब मिडिल ईस्ट में आ गई है। तो रशिया यहां पर मुतारिक हुआ वेस्ट से लड़ने के लिए और रेजिस्टेंस को वो सपोर्ट कर रहा है वेस्ट से लड़ने के लिए, और रेजिस्टेंस चूंकि इजराइल से लड़ रही है तो एक म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर ये पार्टनरशिप जो है वो यूक्रेन जंग के बाद और ज्यादा मजबूत हुई है। रशिया's strategy of supporting destabilizing entity is an indirect threat to Israel। ये रशिया की सपोर्ट जो है वो खतरा है इजराइल को, ठीक है ना। रशिया के फोर्सेस बरह रास्त तो नहीं है, लेकिन देखें अमेरिका भी तो यूक्रेन में यही कर रहा था ना।
तो वाइस वर्सा उन्होंने यहां पर आकर, तो इसराइल जो है वो बराह रास्त वो करें खतरे में है। इसराइल मस्ट प्रिपेयर टू एक्ट अगेंस्ट रशियाज इंटरेस्ट वेयर एवर मॉस्को सपोर्ट आर एनिमीज। तो अब हमें जो है वो मॉस्को के जो इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर हमला करना होगा। इसराइल में ये जरूरत है कि वो मॉस्को के इंटरेस्ट के ऊपर जो वो हमला कर सके, बिल्कुल इसराइल में जरूरत नहीं है। हालांकि ज़ेलेंस्की जो है वो इस बात के ऊपर बड़ा पिटता है कि इसराइल से एक बयान भी रशिया के खिलाफ नहीं गया यूक्रेन जंग में, ठीक है। अब आप जरा अंदाजा करें कि अमेरिका ने, यूरोप ने, पूरी दुनिया के ऊपर प्रेशर डाला कि वो यूक्रेन जंग में वेस्ट का जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाएं और उसको सपोर्ट करें। इसराइल जो है वो उसने पुतिन के खिलाफ और रशिया के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं किया। तो रशिया से बहुत ज्यादा डरते हैं, और माजी में भी ऐसा हुआ है कि जब मुख्तलिफ वॉर्स होती रही हैं, अरब्स की वॉर्स के दरमियान, जब रशिया ने सिर्फ इतना कहा कि हम बराह रास्त अब आ रहे हैं, यानी ये जंग फिलफौर रोको नहीं तो हम इंटरवेंशन करने वाले हैं, तो उसके बाद जंग रुक जाती थी, ठीक है ना। रशिया का बस इतना किरदार रहा है। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि रशिया बराह रास्त रेजिस्टेंस को असलहा दे रहा है और एक लंबी जंग जब इसराइल के साथ लड़ी जा रही है जिसमें इसराइल का अपना वजूद जो है वो खतरे में आ चुका है। तो ये आज वो ये चीज जो है वो साबित हो गई है। पहले मीडिया रिपोर्ट्स और बाकी सोर्सेज से हम खबरें हमारी तरफ से तो कंफर्म था, लेकिन आज एक बहुत सॉलिड एविडेंस हमने आपके सामने रख दिया है। तो रशिया यहां पर मौजूद है। अब मुझे बताइए कि इसराइल किधर जाएगा? पर रीजन कहीं और जाकर खड़ा हो गया। यूरोप की अपनी मजबूरियां हैं, अमेरिकी एम्पायर कैसे उसकी बुनियादें हिल चुकी हैं, होता है ना, पूरा ढांचा अब इस वक्त हिल रहा है अमेरिकी एम्पायर का, और रशिया और चाइना जो है वो इधर आकर सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रिक्स का जो है वो राइज हो रहा है। तो इसराइल के लिए जगह कहां पर बची है मुझे बताएं। तो क्या ये अपने लिए इस जुल्म के साथ जमीन तंग नहीं कर रहे? और मैंने आपको बताया कि जब तारीख अपना धारा बदलेगी तो फिर किसी पर रहम नहीं खाया जाएगा, जालिमों के ऊपर, ठीक है ना। जो जुल्म करने वाले फिर उन पर रहम नहीं खाया जाता जब तारीख अपना धारा बदलती है। अच्छा, इसी दरमियान गजा के अंदर क्या हो रहा है? एक तो इजरायली आर्मी ने यह कंफर्म किया है कि उनकी फोर्सेस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस और बढ़ रही है, और उनकी रैंक्स के अंदर जो कैजुअलिटीज है वो बढ़ती चली जा रही हैं। द फ्रिक्शन विद हमास फाइटर्स इज इंक्रीजिंग, यानी रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एंड लीडिंग टू लॉसेस अमंग द आर्मी रैंक्स। और इजरायली आर्मी के अंदर जो कैजुअलिटीज हैं उनके नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इजरायली फौज अगर अपनी जगह पर मौजूद है तो उनके ऊपर आकर हमास अटैक कर रही है। अगर वो कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो भी हमास आगे से तैयारी करके बैठी हुई है हर जगह पर, और वहां पर भी इनकी कैजुअलिटीज हो रही हैं। इसी दरमियान शुजाया के अंदर एक बहुत बड़ी बैटल लड़ी गई है जिसकी रिपोर्ट आज जारी हुई है। अल-कसाम ब्रिगेड ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया कि इजरायली आर्मी ने जो फेंस है, जो गजा का वो बॉर्डर है, उससे 1.5 किलोमीटर दूर जो है उसने आकर ऑफेंसिव ऑपरेशन किया, यानी आगे एडवांस करने की कोशिश की। और वो उस एरिया के अंदर पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्टे किया, और वहां पर वो उसको यानी कि सिक्योर करना शुरू हो गए। सिक्योर से मुराद जैसे ये ऑक्यूपाई करते हैं ना छोटे छोटे एरियाज को, वो सिलसिला इन्होंने वहां पर शुरू कर दिया। इसी दरमियान क्या हुआ कि इनको अभी वहां पर 1.5 घंटा गुजरा था तो रेजिस्टेंस फाइटर जब इनके ऊपर हमलावर हो गए, इसके अंदर इनकी कैजुअलिटीज हुई। उन कैजुअलिटीज को रेस्क्यू करने के लिए फौरी हेलीकॉप्टर्स वहां पर उतरना शुरू हुए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। उस रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान 5 टाइम रेजिस्टेंस ने आकर अटैक किया। ये रेस्क्यू के दरमियान हमला करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो ऊपर से एक तो बमबारी कर रहे होते हैं, दूसरा उनके ड्रोन सर्वेलेंस कर रहे होते हैं, वो कहीं से भी आपको ट्रैक करके आपके ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं, और वैसे भी वो अंधाधुंध वहां पर बमबारी कर रहे होते हैं, तो आसान नहीं होता। उसके बावजूद 5 टाइम्स रेजिस्टेंस ने वहां पर अटैक किया, एंटी टैंक शेल ये फायर किए, बाकी वेपन जो इस्तेमाल किया। अच्छा, उस रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान कैजुअलिटीज हुई। उसके बाद क्या हुआ कि इजराइल ने पीछे से मजीद फौज जो है वो उस जगह पर भेज दी। जब मजीद फौज वहां पर पहुंची तो रेजिस्टेंस ने एक रॉकेट फायर किया उनके ऊपर। उस रॉकेट के नतीजे में एक इजरायली ऑफिसर जो है वो मारा गया, और बाकी फौजी जो है वो उसमें कुछ मारे गए और कुछ जख्मी हुए। तो ये जनाब इनके साथ कोई 3-4 घंटे वहां पर ये बैटल जारी रही है, और वहां पर इनका ऑफिसर और कई फौजी जख्मी हो गए और मारे गए। तो ये शुजाया के अंदर बैटल लड़ी गई है। तो ये इस तरह की एक करंट जो फाइट है वो जारी है बड़े वायलेंट लेवल के ऊपर। अच्छा, एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि वो एक्सपेंशन की तैयारी भी कर रहे हैं। द आर्मी इज प्रिपेयरिंग टू कॉल अप मोर रिजर्व फोर्सेस एंड एक्सपैंड द फाइटिंग इन गाजा। विद इन 2 वीक्स वो बता रहे हैं द आर्मी विल सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड द फाइटिंग। बहुत बड़े लेवल के ऊपर 2 हफ्तों के अंदर अंदर, यानी उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 हफ्तों के अंदर अंदर लड़ाई बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगी। ये इजराइल इसकी भी तैयारी कर रहा है। तीसरी बात यह है कि हमास का डेलीगेशन जो कायरो पहुंचा था वो इस वक्त लीव कर चुका है। हमास डेलीगेशन
कंक्लूड्स कायरो टॉक्स ऑन गाजा सीज फायर। अच्छा, इन्होंने जो प्रपोजल डिस्कस करना था वो डिस्कस कर दिया है, अपनी हाँ या ना जो भी थी इन्होंने वहां पर बता दी है। तो ये तीनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, लड़ाई, एक्सपेंशन और टॉक्स में आरजी जंगबंदी तो होने वाली नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर परमानेंट सीज फायर नहीं होता तो 5 से 7 साल का सीज फायर हो सकता है, और वो हम बात करेंगे उस पर। अगर वो हो जाता है वो बहुत बड़ी फतह होगी और इसराइल के लिए जिल्लत में शिकस्त होगी। और ये जो सीज फायर का दौरानिया होगा, इसमें भी जो बैटल है वो इसराइल के ऊपर जारी रहेगी, यानी जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो इसराइल के ऊपर वो आप देखते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी फतह होगी। और अगर ये 5 साल का भी सीज फायर अगर हो जाता है, इवन 2 साल का भी हो जाए, मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ी फतह होने वाली है, क्योंकि हमास भी अपनी जगह पर मौजूद, गजा भी अपनी जगह पर मौजूद, और फिर उस सारे अरसे में इसराइल से ये पूछा जाएगा कि उसकी कामयाबी क्या है, उसने ये जो जेनोसाइड की, और वो आलमी अदालत, फिर बहुत सारी देखें, जब ये इस तरह की जेनोसाइड हो रही होती है ना, जब वो रुक जाती है ना एक दफा, तो फिर वहां पर जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसके फिर बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। तो अगर ये कामयाब हो जाता है। इसी दरमियान ट्रंप का एक बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा है कि एड जो है वो गजा के अंदर जानी चाहिए। ठीक है, ये ट्रंप का बड़ा गैर मामूली बयान सामने आया। अब देखिए, ट्रंप भी बेरहम और बाइडेन भी बेरहम, दोनों को फलस्तीनी रियासत से कोई लेना देना नहीं, दोनों का फलस्तीनियों से कोई हमदर्दी नहीं, ह्यूमन राइट्स से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि बाइडेन का सारा टाइम आपने देखा, इधर खुफिया तरीके से बम दे दिए, उधर बयान जारी कर दिया सीज फायर होना चाहिए। लेकिन ट्रंप में फर्क क्या है? ये ज्यादा, वो कहते हैं ना कि ज्यादा बेरहम, इसने जो कहना है वो कह देगा। अच्छा, इसको वो वाले टैक्टिक नहीं आते जिसको आप कहते हैं मेक अरेंजमेंट्स, कि अच्छा इधर से असला दे दिया और इधर से कहा जी सीज फायर होना चाहिए। ट्रंप ने कभी कोई सीज फायर की बात नहीं की, उसने तो बल्कि कहा कि गजा के ऊपर कब्जा होना चाहिए, जो आज तक कोई अमेरिकी सदर नहीं कह सका। ठीक है ना? तो ट्रंप ने जो बात करनी है, जो इसने एग्रेशन करना है वो कह देना है, इसको वो वाले टैक्टिक नहीं आते। ठीक है ना, कि इधर से असला दो और ऊपर से सीज फायर। इसने जहां पर कब्जा करना है कब्जा करेगा, पनामा कैनाल लेंगे, ग्रीनलैंड लेंगे। ठीक है, तो ये पहला इसका बयान है कि गजा के अंदर एड जानी चाहिए। ये ट्रंप का, मैं आपको कह रहा हूं कि उसकी कोई शामिल ही नहीं है, ये उसका तरीकाकार ही नहीं है कि वो कहे कि गजा में एड जानी चाहिए। वो तो कहता है गजा पर कब्जा होना चाहिए। तो उसका ये बयान आना बेसिकली ये इस बात का सबूत है कि ट्रंप के ऊपर प्रेशर किस हद तक बढ़ गया है, और ट्रंप को नजर आ रहा है कि इस जंग को मजीद एक्सपैंड करना उसके लिए अब पॉसिबल नहीं रहेगा। कुछ दिनों के अंदर अंदर उसको अल्टीमेटली इसको रुकवाना पड़ेगा। इसलिए उसने ये, उसका कोई लेना देना नहीं है एड से। ट्रंप चाहे तो अभी गजा के अंदर एड दाखिल हो सकती है। तो उसका ये बयान देना ये सिग्नल है कि मामला जब वो किस तरह से बदलने जा रहे हैं। इसलिए नेतन्याहू के पास टाइम बहुत थोड़ा है। और इसी बात को इजरायली मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। द ट्रंप स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंट्री ऑफ फूड एंड मेडिसिन इनटू गाजा वाज एक्सपेक्टेड एंड आवर क्रेडिट विद वॉशिंगटन इज लिमिटेड। ट्रंप की यह स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड थी इसराइल में, क्योंकि उनको अंदाजा हो रहा है कि क्या चीजें वहां पर तब्दीलियां आ रही हैं, और हमारा क्रेडिट वॉशिंगटन से मुराद यह है कि हमारा टाइम जो है ना वो बहुत थोड़ा रह गया है। यह लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। द व्हाइट हाउस hears what Western leaders say about the situation in Gaza and sees the images in the media. व्हाइट हाउस देखता है और इसके ऊपर पूरी नजर रखे हुए है कि जो वेस्टर्न लीडर्स हैं वो गजा के बारे में क्या बात कर रहे हैं। क्या वो वही नैरेटिव बयान कर रहे हैं जो ट्रंप का है कि गजा पर कब्जा होना चाहिए, और जो गजा से इमेजेस आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं जो मीडिया के ऊपर चलती हैं, वो भी व्हाइट हाउस देखता है, यानी ट्रंप देख रहा है। तो उनको ये बहुत कंसर्निंग है कि वेस्ट क्या नैरेटिव ले रहा है और हम क्या नैरेटिव ले रहे हैं। तो अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, उन्होंने गजा के अंदर एड की बात की, सीज फायर की बात की, और फलस्तीनी रियासत फ्रांस तो उसको ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। और जून के अंदर ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के जरिए तमाम होगी, जिसमें बहुत सारे यूरोपीय मालिक जो है फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। तो अब मुझे बताइए कि मॉस्को और बीजिंग जो है वो यहां पर आर्म्ड एक सपोर्ट दे रहे हैं। रीजन की पोजीशन आपके सामने है। यूरोप फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहा है। व्हाइट हाउस देख रहा है कि वेस्टर्न लीडर्स क्या बात कर रहे हैं, और ट्रंप कह रहा है कि एड जानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप गजा पर कब्जा करके भी यहां पर कौन सी कामयाबी समेटने वाले हैं। ठीक है, और गजा पर कब्जा करने में भी आपको कई महीने चाहिए, बहुत जल्द भी अगर इन्होंने किया तो। मैं आपके सामने दो रिपोर्ट्स रखता हूं। एक तो फॉर्मर मोसाद चीफ, द गवर्नमेंट विल फोर्स अस इनटू सिविल डिसओबीडियंस इफ द सिचुएशन कंटिन्यूज टू डेटेरियोरेट। अब मामला जब सिविल डिसओबीडियंस की तरफ जा रहा है, फॉर्मर मोसाद चीफ कह रहा है।
ये जंग जितनी लंबी होती चली जाएगी, अंदरूनी जो तहरीक है उसमें भी मजीद चीजें ऐड होंगी। इसके अलावा आखिरी रिपोर्ट देखिए, अगर इसराइल इस जंग को मजीद जारी रखता है और एक्सपैंड करता है तो क्या तबाही इसराइल के लिए आने वाली है। इसराइली फेलियर्स डीपन अमिड गाजा वॉर, इसराइल का जो तबाही है, फेलियर है, वो बढ़ता चला जा रहा है। द इसराइली लीडरशिप फेसेस क्रिटिसिज्म फॉर फेलिंग टू हैव अ क्लियर स्ट्रेटजी। इसराइल के पास कोई क्लियर गोल ही नहीं है सिवाय एग्रेशन के और सिवाय इस एरोगेंस के कि हम इस मिडल ईस्ट के ऊपर गालिब हैं, हम अरबों के ऊपर हुक्मरान बनेंगे और अमेरिका हमारे साथ है, बस यही चीज है। इसके अलावा उनके पास ना कोई क्लियर स्ट्रेटजी है, ना कोई जंग फिलहाल वो जीत रहे हैं। और जीतने के बाद व्हाट्स नेक्स्ट, जीतने के बाद मुराद यह है कि उनके जीतने के बाद, जिसमें वो कहते हैं गजा पर कब्जा हो जाएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद एमबीएस यहां से उड़ेंगे और तल अवीव उतरेंगे और हाथ मिलाएंगे नेतन्याहू से, कहेंगे वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब हम नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं। क्या ऐसा होने वाला है? उसके बाद तो एक डिस्टेबलाइजेशन का एक नया दौर उसका आगाज होगा। Turmoil has emerged within the Israeli leadership. Senior officials who played a role in shaping failures in the war are holding their positions. उनकी अपनी लीडरशिप के अंदर जो डिवीजन्स है बढ़ती चली जा रही हैं, while attempting to distance themselves from responsibility. अब वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, यानी उनके लीडरशिप के अंदर टर्मोइल बढ़ गया है, चूंकि आगे कामयाबी नहीं हो रही है तो अब इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। इजरायली पॉलिटिकल फेलियर where decision makers avoid self examination and instead shift blame on others, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। lacking genuine investigation and lessons learned, ये बहुत बड़ी एक टर्म है lessons learned, कि आप सबक सीखते हैं, तो सबक कोई नहीं सीख रहा है इजराइल। allowing outdated mindset to persist, ये वही बात है, outdated mindset, कि हम जनाब यहां पर गालिब हैं, हम हमारे जंगी तैयारे हैं, हमारे टैंक्स हैं, हमारी एयर सुपरियरिटी है, अमेरिका हमारे साथ, ये वो आउटडेटेड स्ट्रेटजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। among the leadership which hampers their understanding of both enemy and the complex reality of the ground, तो इजरायली लीडरशिप जो है वो इस वक्त ग्राउंड की कंप्लेक्स रियलिटी को समझ नहीं पा रही है। लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी इन इजरायली गवर्नमेंट पॉलिसी, देखें कभी कहते हैं हमास को खत्म करना है, कभी कहते हैं नॉर्मलाइजेशन करनी है, कभी कहते हैं ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उसको रोकना है। और भाई गजा पर कब्जा और नॉर्मलाइजेशन दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो स्ट्रेटजी नहीं है। और यही वो स्ट्रेटेजिक डिफीट है कि ममालिक जो इजराइल के इत्तेहादी थे, जॉर्डन, मिस्र, ये इजराइल के इत्तेहादी हैं, ये फलस्तीन के इत्तेहादी नहीं है। वो कैसे अपनी पोजीशन उनको शिफ्ट करना पड़ रही है। और सऊदी अरेबिया लेटर भेज रहा है तेहरान में कि हम तो कोई नॉर्मलाइज नहीं करेंगे जब तक फलस्तीनी राजधानी बन जाती। तो ये वो स्ट्रेटेजिक डिफीट है और कोई क्लैरिटी इनके पास नहीं है। फॉर टोटल विक्ट्री इग्नोरिंग द कम्प्लेक्सिटीज involved and reflecting a fanatical mindset has fueled instability and war. इसराइल के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है and high cost of relying on the same decision makers responsible for the past failures, और भारी कीमत चुकाना पड़ रही है वही माइंड्स जो शिकस्त खा चुके हैं, वही अपनी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं और उनको चूंकि पहले फेलियर हुआ है अभी वो उसी स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ रहे हैं जिसकी भारी कीमत इसराइल को चुकाना पड़ रही है। Past failures threaten not only the present but the future of the Israel. जो शिकस्त है, जो फेलियर्स हैं, वो ना सिर्फ हाल को थ्रेट कर रहे हैं बल्कि इसराइल का जो फ्यूचर है वो भी दांव के ऊपर लगा हुआ है। ये इसराइल का सबसे बड़ा मीडिया है जो आपके सामने उसकी रिपोर्ट रखी है। तो तीन चीजें, एक्सपेंशन, करंट वॉर जारी है और सीज फायर। अगर एक्सपैंड करते हैं और ये जंग अगर इसी तरह से भी जारी रहती है तो उसका नतीजा क्या निकलने वाला है वो हमने आपके सामने रख दिया है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आप राज करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।